क्या कह रहे हैं? सर 1 अल्फा पार्टिकल वाला था जो मोर देन 90 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट करता है अमंग 8000। मोर देन 90 होगा। यस सर, मोर देन 90। अच्छा, ये 4 नंबर होता है, ठीक है। लास्ट एक और लिख लीजिए, लिखिए 5th नंबर पर ऑब्जर्वेशन, ये 5th ऑब्जर्वेशन जो रदरफोर्ड ने की थी, लिखिए दी alpha particles, the alpha particles, the alpha particles scat from बड़े लेट तक आ रहे बच्चे, जतिन, अक्षित, हर्षिता, दीक्षा, केशव, हाँ गाइस, तो फिनिश करते हैं, कुछ बच्चे लेट तक आ रहे हैं। तो आपने लिखा दी अल्फा पार्टिकल्स स्कैट फ्रॉम nucleus of atom, due to electrostatic repulsion force, between the alpha particle and the nucleus, between the alpha particle and the nucleus. Full stop. Which is given as तो ये रदरफोर्ड ने एक और ऑब्जर्वेशन जो किया था, अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में स्कैट होते हैं, तो ऐसा कोई कोलिजन नहीं होता है कि वो न्यूक्लियस से कोलाइड करते हैं फिर स्कैट होते हैं, नहीं, वो कुछ दूर से ही स्कैट कर जाते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल। ये जो स्मॉल ब्रैकेट में आपको देखकर पता लगेगा ZE है ना, तो अगर गोल्ड न्यूक्लियस है तो गोल्ड न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ZE क्या होगा, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, और 2E हमें पता है अल्फा पार्टिकल पर चार्ज का मैग्नीट्यूड है। तो ये 5th ऑब्जर्वेशन था किसका, रदरफोर्ड का। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल। ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे, फिर उसने अपनी एटॉमिक मॉडल को रिलीज किया जिसको प्लैनेटरी एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इसको प्लैनेटरी एटॉमिक मॉडल भी कह सकते हैं। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल या प्लैनेटरी एटॉमिक मॉडल। अब इसमें भी 4 पॉइंट्स हैं और ये बहुत काम की। रदरफोर्ड ने कुछ बातें सही बताई, बस कुछ लास्ट में कुछ कमियां छोड़ दी, वो इसकी ड्रॉबैक्स में काउंट होने लगती। तो ड्रॉबैक्स पर भी क्वेश्चन बनता है, पहले रदरफोर्ड ने क्या बताया वो, और फिर बाद में इसके ड्रॉबैक्स की बात करें। चैप्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डाइजेस्ट करते हुए, लिखते हुए, याद करते हुए आगे बढ़े। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किए, उसके 2 हेल्पर थे, गाइगर, मार्सन, बट लीडिंग रूल जिसका है उसी का नाम चलता है, तो रदरफोर्ड। ठीक,
गाइस रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किए उससे उसको एक बात क्लियर हो गई कि जो जे थॉमसन ने बताया था वो तो गलत था। जे थॉमसन ने तो पूरे पॉजिटिव चार्ज को पूरे के पूरे 10⁻⁻10 मीटर साइज के स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहा, जबकि रदरफोर्ड ने कुछ और ही पाया। बहुत कम अल्फा पार्टिकल स्कैट हुए तो उसको पता लग गया अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है और वो स्कैट हो रहे हैं। बहुत कम अल्फा पार्टिकल स्कैट हो रहे हैं, दैट मीन्स एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे वॉल्यूम में नहीं, वो एक सेंट्रल कोर पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ये रदरफोर्ड को एक बड़ा अचीवमेंट मिला इसके एक्सपेरिमेंट से। फिर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और बहुत कुछ आगे भी बताया। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले लिखिए, every atom consists of every atom consists of a central core. Every atom consists of a central core. A central core in which a central core in which entire positive charge in which entire positive charge and almost entire mass entire positive charge and almost entire mass of the atom is concentrated फुल स्टॉप। तो रदरफोर्ड को ये इंफॉर्मेशन मिली कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज, ऑलमोस्ट सारा मास एक सेंट्रल कोर पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। आगे लिखिए, विच वी कॉल्ड, फुल स्टॉप नहीं लगाए तो अच्छा रहेगा, कॉमा लगा देना, विच वी कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ द एटम। अब लगाए फुल स्टॉप, विच वी कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ द एटम। न्यूक्लियस ऑफ द एटम, तो एटम के न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट सारा मास। ऑलमोस्ट क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होते और इलेक्ट्रॉन का भी थोड़ा मास तो होता है ना, थोड़ा मास तो होता है। चलिए सेकंड पॉइंट पर बढ़ते हैं और चलिए साइज की भी बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट में आ जाए, लिखिए, द साइज ऑफ न्यूक्लियस, the size of nucleus is of the order of the size of nucleus is of the order of 10⁻⁻15 meter, is of the order of 10⁻⁻15 meter, which is very small, as compared to, which is very small as compared to size of atom, which of the order of आप जानते हैं 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर, which of the order of 10⁻⁻10 मीटर। एटम का साइज इस ऑर्डर का है, एटम के न्यूक्लियस का साइज इस ऑर्डर का है। तो आप सोच सकते हैं कितना स्मॉल है न्यूक्लियस एटम के कंपैरिजन। इसका मतलब एटम का मोस्ट ऑफ पार्ट तो होलो है। तो रदरफोर्ड को ये अचीवमेंट मिला, उसको पता लग गया एटम का मोस्ट ऑफ पार्ट तो होलो है। अगर ये एटम है तो न्यूक्लियस कहाँ होगा?
न्यूक्लियस, आपको अगर ये डॉट दिख पा रहा है तो इस डॉट से भी छोटा होगा, क्योंकि ये जो पावर्स मुझे दिख रही है, मुझे पता लग रहा है 1 लाख टाइम्स छोटा है रेडियस में, है ना। वॉल्यूम में तो आप और छोड़ दो, वॉल्यूम में तो फिर आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो जस्ट अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस में 1 लाख टाइम का डिफरेंस है, 1 लाख टाइम्स स्मॉलर होता है न्यूक्लियस एटम के कंप्लीट साइज से, ऑर्डर में। तो मोस्ट ऑफ पार्ट क्या है, होलो है, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन होंगे, उसकी बात आगे पॉइंट्स में करेंगे। तो 2 पॉइंट हमने कवर किए। पहला, रदरफोर्ड को पता लग गया कि हर एटम में एक सेंट्रल कोर होती है जिसमें सारा पॉजिटिव होता है और ऑलमोस्ट सारा मास भी होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में बताया क्या, अभी क्या लिखा हमने, कोई भी बता दें, स्टार्ट क्या किया था सेकंड पॉइंट में, साइज के बारे में, यस सर। ओनली साइज के बारे में, है ना, कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का होता है, विच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। तो बात पता लगती है कि इसका मतलब मोस्ट ऑफ पार्ट तो होलो है। ओके, थर्ड पॉइंट पर आइए। तो मुझे एक बात बताइए, एटम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं या न्यूट्रल होते हैं? न्यूट्रल, है ना, बेसिकली हर एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बेसिकली हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। रदरफोर्ड ने भी इसी बात को सपोर्ट किया कि ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्कैट हो रहे हैं सेंट्रल कोर से, तो सेंट्रल कोर पॉजिटिव है, पक्की बात है, सेंट्रल कोर पॉजिटिव है, बट नेगेटिव भी तो होगा, तभी तो कंप्लीट एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन की बात की रदरफोर्ड ने कि सेंट्रल कोर मतलब न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन सराउंड किए हुए होते हैं, द न्यूक्लियस सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स। सर्टेन नंबर होता है, हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स का सर्टेन नंबर होता है, ऐसा भी इसने बताया। बट वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो जे थॉमसन ने बताया था उस तरह से नहीं होते हैं कि रखे हुए हैं कहीं स्टेशनरी, नो। इसने बताया था कि वो जिस तरह से सन के अबाउट प्लैनेट रिवॉल्व करते रहते हैं, उस तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी सेंट्रल कोर मतलब न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व करते रहते हैं, इसलिए प्लैनेटरी मॉडल भी इसको कहते हैं। चलिए थर्ड नंबर पर लिखिए, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, the nucleus of an atom, the nucleus of an atom is surrounded by certain number of electrons, certain number of electrons, certain number of electrons, full stop। सर एक बार रिपीट करना। The nucleus of an atom is surrounded by certain number of electrons, full stop। इसी में आगे लिखना है, as on the whole, as on the whole, as on the whole atoms are electrically neutral, atoms are electrically neutral, so atoms are electrically neutral, so the total negative charge of electrons, so the total negative charge of electrons is always equal to the positive charge of nucleus of the atom, equal to the positive charge of nucleus of the atom, again full stop, again full stop। तो सीक्वेंस में समझ ले बात को, पहले बात हुई सेंट्रल कोर की, जे थॉमसन तो फर्स्ट पॉइंट पे ही रॉन्ग हो गया। उसके बाद साइज की बात हुई, साइज का पता लगता है, जो अल्फा पार्टिकल को एनर्जी देते हैं ना 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उस एनर्जी के बेसिस पर साइज का पता लगता है कि कितना पास पहुंचता है। अभी हम उसकी बात करेंगे डिटेल में, साइज का कैसे पता लगा। थर्ड नंबर पर हमने क्या बात की,
यही अभी टोटल नेगेटिव टोटल पॉजिटिव। लास्ट थर्ड तक काम हो गया। फोर्थ नंबर पर आते हैं। तो फोर्थ नंबर पर इलेक्ट्रॉन रहते कैसे हैं एटम के अंदर, उसकी बात की रदरफोर्ड ने। तो वो जे थॉमसन के मॉडल की तरह रुके हुए नहीं होते, कंटिन्यूसली मोशन करते रहते। फोर्थ नंबर पर लिखिए इलेक्ट्रॉन्स revolves electrons revolves around the nucleus. Electrons revolves around the nucleus in the circular orbits of all possible radius of all possible radii, प्लूरल कर देना, all possible radii। देखो ऑल पॉसिबल को अंडरलाइन कर दो। यहाँ पर रदरफोर्ड ने थोड़ी गलती कर दी। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के अबाउट जो सर्कुलर ऑर्बिट्स होती है उसके बारे में कुछ बात सही कही, बट कुछ गड़बड़ कर दी। एक्चुअल में ऑर्बिट्स क्लासिफाइड होती है, KLMN आप कहते हैं, इसने ऑल पॉसिबल रेडियस कह दिया। तो जब हम कहते हैं ना कोई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया और वापस जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी इमिट करता है फोटोन की फॉर्म इक्वल टू h न्यू। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट पर रदरफोर्ड ने गलत कर दिया। अगर ऑल पॉसिबल रेडियस होगी तो फिर यहाँ पर बहुत सारी ऑर्बिट्स पॉसिबल हो सकती है। एनर्जी को जितनी, इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी मिलेगी वो उसके अकॉर्डिंग ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा। तो जब वो एनर्जी इमिट करेगा तो फोटोन की ऑल पॉसिबल एनर्जीज होगी। अगर फोटोन की ऑल पॉसिबल एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हर फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट होनी चाहिए और स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होना चाहिए। आगे की एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर ऑल पॉसिबल रेडियस हो तो इलेक्ट्रॉन को जितनी भी एनर्जी मिले वो उसके अकॉर्डिंग ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा। तो एनर्जी के जो बंडल होंगे, पैकेट होंगे, वो हर एनर्जी के फोटोन प्रेजेंट होने चाहिए, हर फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेजेंट होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं कि जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। मतलब इसमें पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, फिर बीच में कुछ नहीं, फिर पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, फिर बीच में कुछ नहीं, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। रीजन इलेक्ट्रॉन्स की जो ऑर्बिट्स होती है वो क्लासिफाइड होती है, कंटिन्यूस नहीं होती, ऑल पॉसिबल रेडियस नहीं। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ओके गाइस, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद, कुछ और इंफॉर्मेशंस जो मिली उस बेसिस पर। तो यहाँ तक 4 पॉइंट तक सबका कंप्लीट है, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। और बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं, ये फैक्ट्स हैं, जो फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। एक्सपेरिमेंट से हमें कुछ फैक्ट्स मिलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग आपको लिखना है डिस्टेंस ऑफ closest approach डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को मैं R0 से लिख रहा हूँ। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो 1 मार्क के लिए आपको इसको लर्न करना होगा। पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। इसका एक डायग्राम भी है, तो 1 मार्क का एक अच्छा टॉपिक है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड। आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी 12 mv²। ठीक है, इसकी कोई अल्फा पार्टिकल अगर न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, कोई भी अल्फा पार्टिकल अगर न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है तो उसके साथ क्या एसोसिएटेड है? वो मोशन करता हुआ आ रहा है
तो अल्फा पार्टिकल के साथ क्या एसोसिएटेड होती है, काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होती है। एम अल्फा पार्टिकल का मास होगा, भी उसकी स्पीड है, उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। हाँ, एक और एनर्जी आप जानते हैं, आई थिंक देखकर पता लगेगा आपको, क्या है ये, कोई बताएं। कैपिटल यू आपके अकॉर्डिंग क्या है, कोई तो बोले। पोटेंशियल एनर्जी। बट विच, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी बात सही है, Q1 Q2 को तो चार्ज ही मानोगे ना, और ये R12 सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इन दो एनर्जीज को देखकर हम इस टॉपिक को समझेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अगर हम कहें ये है ना गोल्ड एटम्स का न्यूक्लियस, जो थी ना गोल्ड फॉइल, उसमें गोल्ड के एटम्स ही एटम्स हैं। एटम का मोस्ट ऑफ पार्ट तो होलो होता है, रदरफोर्ड ने इसको बिल्कुल प्रूव कर दिया था। और सेंटर पर होता है सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, ऑलमोस्ट सारा का सारा मास, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं ये न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन। अल्फा पार्टिकल जिस डायरेक्शन से आ रहे हैं उसके पैरेलल होती है ये लाइन, है ना। अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहे हैं लेफ्ट टू राइट, इधर से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर है न्यूक्लियस, बहुत बड़ा, हम इसको मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। आपको पता है जब मैंने न्यूक्लियस को यहाँ दिखा दिया है, इसका मतलब हम बहुत मैग्नीफाई करके देख, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। जो अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के, है ना, डायरेक्शन में आएंगे, हेड ऑन कोलिजन वाली कंडीशन होती है, हेड ऑन कोलिजन, बिल्कुल एक डायरेक्शन। तो वो अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन से की ओर से आ रहे हैं, सेंट्रल लाइन की ओर से आ रहे हैं, तो मैं दिखाई देता हूँ that this is the alpha particle which approaches towards the nucleus। तो जैसे जैसे अब वो अल्फा पार्टिकल पास आने लगेगा, आप सोच सकते हैं ब्रेक लगाएगा न्यूक्लियस इसकी स्पीड पर, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स के Q1 Q2 अपॉन R²। अगर Q1 की बात करें तो वो आप न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लें, Q2 को अल्फा पार्टिकल का, और डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगी, इंपॉर्टेंट बात, अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगा, रिपल्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, और एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि वो अल्फा पार्टिकल यू टर्न लेकर आ जाएगा। वो अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन करने जा रहा था, बट कोलिजन तो कर नहीं पाएगा, उसको यू टर्न लेना पड़ेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट से। उस पर्टिकुलर पॉइंट से न्यूक्लियस का डिस्टेंस होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जहां पर अल्फा पार्टिकल यू टर्न लेता है, वहां पर अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी एक मोमेंट के लिए क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। यू टर्न लेता है, स्पीड एक मोमेंट के लिए जीरो होती है। और एक और बात, इस टर्न वाले पॉइंट पर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो चुकी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होती है। इस बेसिस पर जहां काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, उस पॉइंट से न्यूक्लियस के सेंटर का डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना R0 कम होगा या ज्यादा होगा, बताइए। अल्फा पार्टिकल जो आ रहे हैं, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब R0 कम होगा या ज्यादा होगा, एनीवन, कौन बताएगा। तो फिजिक्स तो ऐसी ही होती है, बाकी तो सब कुछ ऑर्डिनरी है। सर ज्यादा होगा, कम होगा, कम होगा। बस दो ही ऑप्शन है, कम होगा ज्यादा होगा, है ना। और कंफ्यूज होने में तो एक सेकंड भी नहीं लगता। तो सीधी सी बात है, जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी जो बाद में स्टोर होनी है वो ज्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कि Q1 Q2 अपॉन R12। R12 को मैं R0 लिख देता हूँ। तो आप सोचिए, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को ज्यादा करने के लिए किसको कम होना पड़ेगा, R0। तो हम समझ गए कि हम अगर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास तक जाएगा। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट करेंगे वो न्यूक्लियस के और ज्यादा नियर तक जाएगा। जितना ज्यादा पास जाएगा R0 कम,
आर नॉट कम तो उस यू टर्न पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की डेफिनेशन हम अब लिख सकते हैं, डायग्राम आप बाद में बना लेना। देखिए the distance of alpha particle, the distance of alpha particle from the nucleus of an atom, from the nucleus of an atom from the nucleus of an atom correspond to which the whole kinetic energy, correspond to which the whole kinetic energy of alpha particle, correspond to which the whole kinetic energy of alpha particle converts into electric potential energy, converts into electric potential energy, converts into electric potential energy, full stop। एक तो आपको ये डायग्राम बनाना है, यहाँ पर जो प्लस दिख रहा है न्यूक्लियस, वहां पर लिखना है जेड और अल्फा पार्टिकल और बीच में आर नॉट। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए ये एक्सप्रेशन भी आपको लिखना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला बिल्कुल वही है, बिकॉज U इक्वल टू आप ऐसा लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R1 ऐसा फॉर्मूला आपने लिखा होगा प्रीवियस चैप्टर्स में, उसी को यूज लेकर। तो 1 मार्क में ये। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से भी न्यूक्लियस के साइज का पता लगता है, न्यूक्लियस के साइज का। बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के अल्फा पार्टिकल अगर हो तो वो परमानेंटली न्यूक्लियस में चले जाते हैं। आपको एक पता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर के अंदर काम करता है। अगर अल्फा पार्टिकल को इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दे दे, बहुत बहुत ज्यादा, कि आर नॉट की वैल्यू इतनी या इससे भी कम हो जाए, तो वो अल्फा पार्टिकल लौट के नहीं आते हैं, वो परमानेंटली न्यूक्लियस में चले जाते हैं और वो एलिमेंट को ही चेंज कर देते हैं। अब वो गोल्ड का एटम गोल्ड का नहीं कहे जाएगा, वो किसी दूसरा एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। वो बहुत एक डिफरेंट फिजिक्स है। बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी अगर हो तो लौट के नहीं आते, जब तक लौट के आ जाते हैं उससे पता लगता है साइज ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो आर नॉट किस पर डिपेंड करेगा? काइनेटिक एनर्जी पर। काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, साफ साफ पता लग रहा है आर नॉट उतना कम होगा। एक और डेफिनेशन है इम्पैक्ट पैरामीटर। ये हो गया हो तो बताइए।
बताइए। यस यस सर। हो गया। चलिए एक छोटा टॉपिक और है, इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर, तो इम्पैक्ट पैरामीटर को भी समझते हैं क्या है। अभी अभी हमने न्यूक्लियस की बात की थी, बहुत माइक्रोस्कोपिक, इसको हमने माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया है। न्यूक्लियस को हम देख रहे हैं, इसका मतलब बहुत माइक्रोस्कोपिक व्यू है। और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन। जो अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं उसके पैरेलल होती है लाइन और न्यूक्लियस के सेंटर से पास होती है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस। अगर अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन से आ रहे होते तो मैं सेंट्रल लाइन इधर बना देता। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट अल्फा पार्टिकल का मोशन अगर हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। अब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को हम देखें, वो अल्फा पार्टिकल जो यहाँ से कहीं से आ रहा है, वो आ रहा है और जैसे ही न्यूक्लियस के आसपास आता है वो स्कैट कर जाता है कुछ इस तरह से। नाइट में ऐसे डायग्राम आपने देखे। अगर कोई अल्फा पार्टिकल थोड़ा ज्यादा दूर से क्रॉस हो रहा है तो वो स्कैट तो होता है बट कुछ कम एंगल से। बात सही है। जो अल्फा पार्टिकल थोड़ा पास से निकला वो ज्यादा स्कैट हुआ, जो अल्फा पार्टिकल थोड़ा दूर से निकल रहा है न्यूक्लियस से उसमें रिपल्शन कम होगा। जो अल्फा पार्टिकल और दूर से निकल रहे हैं वो ऑलमोस्ट कैसे हो गए, सीधे ही चले गए, ऑलमोस्ट सीधे चले गए। अब वो अल्फा पार्टिकल जो अभी बताया था सामने से आ रहा है वो यू टर्न लेकर वापस लौट जाता है, ऐसा इस तरह से। अब मैं अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो डायग्राम बनाना नहीं है, पहले देख ले। ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर और न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन, इनके बीच का ये जो सेपरेशन है इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। यहाँ भी देख सकते हैं आप, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अनदर अल्फा पार्टिकल, अनदर अल्फा पार्टिकल। हर अल्फा पार्टिकल का अपना एक वेलोसिटी वेक्टर होगा, तो हर अल्फा पार्टिकल के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर कुछ ये होता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, दी perpendicular distance between central line of nucleus and velocity vector of alpha particle is called impact parameter. Impact parameter जितना कम होगा angle of scattering उतना ज्यादा होगा। impact parameter जितना ज्यादा होगा, है ना, impact parameter जितना ज्यादा होगा scattering उतना कम होगा, angle of scattering उतना कम होगा। ये इतना बना ले, फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे। पहले डायग्राम बना लें। अटेंडेंस ली थी ना? गाइस बता देना होती।
यस स्टूडेंट, टाइम हो गया। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल, डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें। यस सर। तो लिखिए इन्वर्टेड कॉमा में, दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कीवर्ड होते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, the perpendicular distance between central line of atomic nucleus, atomic nucleus इसलिए लिखते हैं कि बायोलॉजी में भी कुछ न्यूक्लियस होते हैं, ऐसा सुना है मैंने, है ना। the central line of atomic nucleus and velocity vector of इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स बोल रहे हैं ना, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल्स के लिए बी मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। सर एक बार रिपीट करना। फटाफट सुन ले और फिर एंड करते हैं। क्या दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल लाइन ऑफ atomic nucleus, the perpendicular distance between central line of atomic nucleus and velocity vector of alpha particles and velocity vector of incident, एक वर्ड है बोला था, incident alpha particles are called impact parameter, are called impact parameter of, are called impact parameter of alpha particles, impact parameter of alpha particles। हो गया यहाँ तक? तो डायग्राम को देखकर कुछ पता लग रहा है। अगर हम बात करें एंगल की, तो देखिए ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है ना, वो कर्व्ड है, स्ट्रेट नहीं है। तो हम एंगल के लिए क्या करते हैं, एक जगह बता रहा हूँ बस, आप बाकी जगह नहीं करें, इसको थोड़ा सा बैक इंक्रीज इस तरह से करते हैं, और यहाँ पर जो आपको एंगल मिलता है इसको बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। इसी तरह से जहाँ स्ट्रेट हो गया पाथ, उसके बाद हम इसको बैक इंक्रीज करते हैं, और पास से अगर कोई अल्फा पार्टिकल आएगा तो आप सोच सकते हैं ज्यादा स्कैट करेगा, तो स्कैटरिंग एंगल बढ़ता है। स्कैटरिंग एंगल बढ़ता है कब? जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास से निकलता है, जब बी कम होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर कम होता है, तो थीटा ज्यादा होता है। अब थीटा में, स्कैटरिंग एंगल में, इम्पैक्ट पैरामीटर में, जेड में, अगर आप गोल्ड का न्यूक्लियस ले रहे हैं तो जेड फिक्स है, अगर डिफरेंट न्यूक्लियस ले रहे हो तो जेड डिफरेंट हो सकता है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इनमें एक रिलेशन होता है, कोई डेरिवेशन तो नहीं है, एक रिलेशन होता है, वो इम्पैक्ट पैरामीटर का एक तरह से फॉर्मूला ही है। तो क्या होता है इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला, वो देखिए। v इक्वल टू हम कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, z e स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ये एक डायरेक्ट रिजल्ट हमें याद भी करना है, डेरिवेशन तो नहीं है, बस थोड़ा आइडिया आपको लग सकता है कि थीटा बी में रिलेशन किस तरह से है, थीटा और बी में रिलेशन किस तरह से, काइनेटिक एनर्जी का भी रोल है, जेड का भी रोल है, इसमें मैंने आपको सबके बारे में कहा था। इन 4 फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन मान सकते हैं आप इसमें, ठीक है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर की डेफिनेशन के बाद, भाई डेफिनेशन हो गई थी ना, इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यस सर। उसके नीचे आपको ये फॉर्मूला लिखना है, इट इज गिवन एज, एक रिजल्ट है, याद हो जाए तो अच्छी बात है, डेरिवेशन तो नहीं है, हमारे सिलेबस में ये नहीं है डेरिवेशन। रिजल्ट आपको आपकी टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा, बिल्कुल यही। गाइस एक बात सही जानते हैं ना,
कॉट थीटा की वैल्यू एंगल के बढ़ने पर रिड्यूस होती है ना, या नहीं? थोड़ा सोच लें आप, हाँ या ना इतना बता दें, क्लास को हम एंड करते हैं फिर। यस सर। कॉट थीटा बाई 2 की वैल्यू, एंगल अगर बढ़ेगा तो रिजल्ट कम आएगा ना। कॉट थीटा बाई 2 की वैल्यू थीटा के Yes, sir. ज्यादा होने पर कम होता है। तो Yes, आप एक sir. थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इम्पैक्ट पैरामीटर को कैसे अफेक्ट करता है। थीटा अगर कम है इसका मतलब बी ज्यादा है, थीटा अगर ज्यादा है इसका मतलब बी कम है। ऐसा कुछ कॉट जो रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो आज का प्रोग्राम यहाँ स्टॉप करते हैं। कल हम रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स की बात करेंगे। रदरफोर्ड में थोड़ा सा सुन लें, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के दो इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक्स हैं, कमियां हैं, दो ड्रॉबैक्स हैं। एक तो उसने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, एटम स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, रदरफोर्ड ने नहीं बताया। ठीक है, और एटम के न्यूक्लियस के अबाउट जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, रदरफोर्ड ने कह दिया था कि ऑल पॉसिबल ऑर्बिट्स हो सकती है। ठीक है, बट वहां गड़बड़ हो गई। जब स्पेक्ट्रम चेक किया तो स्पेक्ट्रम ने हर वेवलेंथ नहीं थी, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ थी, बाकी नहीं थी। लाइन स्पेक्ट्रम था, लाइन स्पेक्ट्रम को भी रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो दो इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स हम कल पढ़ेंगे, एक तो रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एक रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। चलिए गाइस, तो आज की क्लास को तो यहाँ स्टॉप करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे। Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर, गुड डे सर। Thank you, sir.